हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने सिस्टम डिज़ाइन बेसिक्स वाले प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 15 करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने मेरे प्लेलिस्ट को देखा होगा उनमें उनको पता होगा कि मेरे पास सिस्टम डिज़ाइन के 2 प्लेलिस्ट हैं, एक इंटरमीडिएट लेवल का और एक बेसिक्स लेवल का, जिसमें 14 वीडियोज़ थे ऑलरेडी, और ये उसी का कंटिन्यूएशन है। ये 15th वीडियो है, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। हमने काफ़ी कुछ सीख लिया था 14th वीडियो तक, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें पता होनी चाहिए। आज का टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन एंड डी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आरडीबीएमएस में। आरडीबीएमएस क्या है ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। मैंने इसी प्लेलिस्ट के पुराने वीडियोस में अगर आप देखोगे तो मैंने बता रखा है आरडीबीएमएस के बारे में, ठीक है, ब्रीफ में। तो देखते हैं नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है। देखो, नॉर्मलाइजेशन का मतलब पता क्या होता है कि एक बड़े टेबल को, बहुत सिंपल भाषा में अगर समझाऊँ तो एक बड़े टेबल को स्मॉलर रिलेटेड टेबल्स में तोड़ देना, है ना। एंड जो मान लेते एक बड़ा टेबल था उसको छोटे छोटे टेबल्स में तोड़ दिया, ठीक है, और उनमें रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया। रिलेशन कैसे हो सकता है वो हम लोग आगे एग्जाम्पल में देख लेंगे, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या है, ये रिडंडेंसी सिंप्लीफाई मतलब मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए करते हैं। ये भी आप सोचोगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे एक लाइव आगे आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा डायग्राम के साथ, जहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट अभी सबसे बेसिक चीज़ आप क्या समझ सकते हो कि बड़ा टेबल था, हमने इस बड़े टेबल को मल्टीपल छोटे टेबल्स में तोड़ दिया, ठीक है। अब देखते हैं वो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन ना एक चीज़ याद रखना कि ओवर नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए वो भी आपको बताएंगे अभी आगे जाके। और अगर बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो एक टेबल था, उसको मैंने देखो 2 टेबल में तोड़ दिया है, ठीक है। एक बड़ा टेबल था उसको 2 सिंपल टेबल में तोड़ दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा जो भी चीज़ें मैंने ऊपर आपको बताई। देखो, मेरे पास टेबल था एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। तो इस एम्प्लॉय टेबल पर बड़ा गौर देना, ये एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। ये हो सकता है प्राइमरी की होगा इसका, उसका नेम है, एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है और वो डिपार्टमेंट किस बिल्डिंग में है, ठीक है। तो ये देखो, एचआर डिपार्टमेंट बिल्डिंग ए में है, आईटी डिपार्टमेंट बिल्डिंग बी में है, एचआर डिपार्टमेंट बिल्डिंग ए में है, ठीक है। और ये एलिस का था, ये बॉब का था, ये कैरल का था, ठीक है। तो देखो, एम्प्लॉय आईडी तो यूनिक होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एम्प्लॉय आईडी यूनिक है तो उनका नाम भी होगा अपना अपना। लेकिन देखो, ये डुप्लीकेट हो सकता है क्योंकि देखो ये बंदा भी एचआर है और ये कैरल भी एचआर है, ठीक है। और एचआर डिपार्टमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है एचआर डिपार्टमेंट एक ही जगह होगा। जैसे ये एचआर डिपार्टमेंट बिल्डिंग ए में है तो ये एचआर भी बिल्डिंग ए में ही होगा। तो देख रहे हो, रिपीट हो रही हैं चीज़ें यहाँ पर, देख रहे हो, रेडंडेंट, इसी को बोलते हैं रेडंडेंट डेटा है। देखो, बिल्डिंग है यहाँ पर भी है, एचआर एचआर बिल्डिंग है यहाँ पर, तो मुझे पता तो है ऑलरेडी, मुझे तो ऑलरेडी पता कि एचआर बिल्डिंग ए में है, फिर भी देखो यहाँ पर एचआर के बाद बिल्डिंग ए लिख दिया है मैंने, है ना। रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन हो गया ये। तो देखो, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो ये मेरा हो गया बिग टेब, बड़ा सा टेबल हो गया, इसको देखो तोड़ेंगे कैसे। नाउ इसको हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं। देखो, पता है हमने दिमाग क्या लगाया, एम्प्लॉय टेबल में बस इन तीनों को ही रहने दिया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट, ठीक है, कि तुम लोग किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हो। और एक अलग से टेबल बना दिया, डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। एक अलग से डिपार्टमेंट टेबल बना दिया, यहाँ पर ध्यान दो। इसमें देखो कॉलम क्या क्या है, डिपार्टमेंट, क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, एचआर और आईटी ही डिपार्टमेंट था, ये देखो, है ना। और उन किस किस लोकेशन में है, बिल्डिंग ए में है और बिल्डिंग बी में है। तो आपने नोटिस किया कि अब कोई रिडंडेंसी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये एलिस अगर एचआर को बिलोंग करती है तो एचआर का मुझे पता है कि एचआर बिल्डिंग ए में है, बार बार बिल्डिंग है यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना, ठीक है। एक चीज़, ये चीज़ समझ में आ गया। तो आपने देखा हमने एक बड़े टेबल को 2 छोटे छोटे टेबल में तोड़ दिया, है ना। तो रिडंडेंट डेटा खत्म हो गया। यहाँ पर देख रहे हो, बिल्डिंग ए इधर भी लिख दिया, बिल्डिंग ए इधर भी लिख दिया। जब भाई मुझे पता ही है कि एचआर बिल्डिंग ए में ही रहे, एचआर डिपार्टमेंट, तो बार बार क्यों लिख रहे हो। तो हमने क्या किया, एक अलग टेबल ही बना दिया, और इसमें सिर्फ 2 ही रोज़ होंगे क्योंकि 2 ही डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, है ना। यहाँ पर तो मल्टीपल टाइम्स आ गया था, बिल्डिंग ए एचआर का है, बिल्डिंग ए एचआर का है, ठीक है। यहाँ पर 2 ही रो है, एचआर है तो बिल्डिंग ए में होगा, आईटी है तो बिल्डिंग बी में होगा, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया कि हमने क्या किया, बड़े टेबल को छोटे सिंपल टेबल्स में तोड़ दिया, है ना। उससे आपने एक चीज़ नोटिस किया, रिडंडेंसी खत्म हो गई, है ना। रिडंडेंट जो डेटा था खत्म, मतलब मिनिमाइज हो गई, है ना, सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा सा हमारा टेबल्स, ठीक है। और ये अब मैंने बताया था कि हमने ब्रेक किया टेबल्स को, है ना। अब देखो ध्यान दो,
अगर मान लेते हैं फ्यूचर में कोई आपको बोलता है फाइंड द डिपार्टमेंट लोकेशन ऑफ एम्प्लॉय आईडी 2, मतलब जो एम्प्लॉय आईडी 2 है ना वो किस डिपार्टमेंट लोकेशन में है, ठीक है। तो अगर मैं इसी बड़े टेबल में क्वेरी करना होता तो बड़ा आसान हो जाता। एम्प्लॉय आईडी 2 है ना, डायरेक्ट निकाल लेता डिपार्टमेंट लोकेशन, क्योंकि डिपार्टमेंट लोकेशन भी इसी टेबल में है ना। लेकिन अगर मैंने डीनॉर्मलाइज कर दिया है, मतलब तोड़ दिया है टेबल्स को, तो देखो एम्प्लॉय आईडी 2 तो है बट यहाँ डिपार्टमेंट लोकेशन नहीं है इस पूरे टेबल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टेबल को ज्वाइन करके इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो एम्प्लॉय आईडी तो 2 तो है बट यहाँ एम्प्लॉय लोकेशन नहीं है, सॉरी डिपार्टमेंट लोकेशन प्रेजेंट नहीं है इस एम्प्लॉय टेबल में। हाँ वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है इस टेबल में, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले हिंदी में बताऊंगा, उसी को देखना आप एसक्यूएल क्वेरी में कन्वर्ट कर लोगे खुद से ही। देखो आप कैसे करोगे कि मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी निकालना है, उसका नाम और डिपार्टमेंट नाम भी निकाल ही लेते हैं, डिपार्टमेंट लोकेशन निकालना है, ठीक है। लेकिन इन दोनों अभी तो हमने नॉर्मलाइज ये कर दिया ना, नॉर्मलाइज कर दिया है, इसको तोड़ दिया दो टेबल में। तो कैसे निकालोगे, इन दोनों टेबल के थ्रू ही निकालोगे ना। तो इन दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए कुछ तो कॉमन चीज़ होना चाहिए, राइट, है ना। कुछ तो कॉमन चीज़ है, तो वो कॉमन चीज़ क्या है, देखो डिपार्टमेंट यहाँ पर भी है और डिपार्टमेंट यहाँ पर भी है ना, तभी तो जुड़ पाएगा, है ना। तो देखो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट लोकेशन और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट लोकेशन दोनों इक्वल है, तभी तो ज्वाइन कर पाओगे। याद रखना ज्वाइन करने के लिए एक कॉलम कम से कम ऐसा होना चाहिए जो सेम होना चाहिए, उसी के बेसिस पे तो ज्वाइन कर पाओगे ना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मुझे एम्प्लॉय आईडी निकालना है, एम्प्लॉय नेम निकालना है और डिपार्टमेंट लोकेशन निकालना है, ठीक है, इन दोनों टेबल से। और इन दोनों टेबल को ज्वाइन कैसे कर रहे हैं, दोनों का डिपार्टमेंट जो है ना कॉलम दोनों इक्वल, ठीक है। यहाँ पर क्वेरी में एक गलती लिख दिया, डिपार्टमेंट लोकेशन इक्वल नहीं है, डिपार्टमेंट वाला कॉलम इक्वल है, डिपार्टमेंट और इसका डिपार्टमेंट, है ना। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट देखो ध्यान दो, और सेम कॉलम इसमें भी है, डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट, है ना। तो इन दोनों के बेसिस पे मैं दोनों को ज्वाइन कर दूंगा और वहाँ से मैं निकाल ले आऊँगा वो इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय आईडी 2 की इन्फॉर्मेशन ले आऊँगा, ठीक है। तो इसी को देखो मैं क्वेरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एसक्यूएल क्वेरी में क्या क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन। सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ई डॉट एम्प्लॉय नेम, डी डॉट डिपार्टमेंट लोकेशन, है ना। फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए एक एलियस दे दिया है, अगर आपको एलियस के बारे में नहीं पता तो ज़रूर गूगल कर लेना, ये कुछ है नहीं, आप एम्प्लॉय बार बार ना लिखना पड़े इसीलिए इसका एक छोटा सा नाम दे देते हैं, एम्प्लॉय का ई एंड डिपार्टमेंट का डी। तो देखो ई डॉट एम्प्लॉय आई डी, वो क्वेरी खुद समझ जाएगा कि अच्छा ये ई जो है इस एम्प्लॉय का है वो एलियस, ठीक है। तो ई डॉट एम्प्लॉय आई डी, ई डॉट एम्प्लॉय नेम, है ना, यहाँ से निकलेगा एम्प्लॉय आई डी, यहाँ से निकलेगा एम्प्लॉय नेम, और डिपार्टमेंट लोकेशन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो इसका एलियस दे देते हैं डी, डी दे देते हैं, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉय ई डॉट एम्प्लॉय आई डी निकालना है, ई डॉट एम्प्लॉय नेम निकालना है, डी डॉट डिपार्टमेंट लोकेशन निकालना है ना। कहाँ से निकालना है, इन दोनों के ज्वाइन से। एम्प्लॉय ज्वाइन कैसे होगा, दोनों का कॉलम इक्वल हो, कोई एक कॉलम इक्वल होना चाहिए। तो देखो मैंने लिख दिया है कि फ्रॉम एम्प्लॉय इज इक्वल टू, ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट डी से, और किस पे ज्वाइन करेंगे, ई डॉट एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू डी, सॉरी ई डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और ये कंडीशन देना पड़ेगा, किसका निकालना था याद है, डिपार्टमेंट, सॉरी जिसका एम्प्लॉय आईडी 2 है उसी का निकालना था डेटा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें क्या चाहिए था, एम्प्लॉय आईडी चाहिए था, ठीक है, एम्प्लॉय नेम चाहिए था और डिपार्टमेंट लोकेशन चाहिए था, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय ई, ओके, ज्वाइन डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्ट, और किससे, एम्प्लॉय ई को किससे जो ज्वाइन किया, डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट डी से। तो यहाँ पर क्या किया, देखो इस लाइन से मैंने क्या किया है, ज्वाइन किया है, लेकिन ज्वाइन किस बेसिस पर किया वो आपको बताना पड़ेगा। तो ऑन किस बेसिस पे किया है, इस बेसिस पे किया कि दोनों का ये कॉलम इक्वल है, ठीक है। फिर लास्ट में लिख दो कि हाँ उसका चाहिए ये तीनों डिटेल, ये तीनों डिटेल किसका चाहिए, जिसका एम्प्लॉय आईडी 2 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर मैंने एलियस देख रहे हो, एलियस में ई लिया है ना, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर एम्प्लॉय ई के जगह आप ई एस या कुछ भी, एनीथिंग, मतलब एलियस में आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने सिंपली ई ले लिया है, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा है। तो आपने देखा कि हमने दो टेबल को ज्वाइन करना पड़ा जब हमने नॉर्मलाइज किया ना, ये तो बड़ा टेबल था एम्प्लॉय वाला, लेकिन जब हमने इसको नॉर्मलाइज किया, है ना, तो देखो दो टेबल में टूट गया वो,
तो क्वेरी थोड़ा बड़ा हो गया, जॉइन वॉइन लिखना पड़ा, बड़ा झंझट हो गया। तो फ़ायदा भी है, नुकसान भी है ना। अब आगे देखते हैं। डीनॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? डेलिबरेटली इंट्रोड्यूसिंग रिडंडेंसी इनटू अ डेटाबेस टेबल। डीनॉर्मलाइजेशन को आप इतना फैंसी वर्ड में ना समझ के ऐसे समझ जाओ कि जस्ट इसका उल्टा कर रहे हैं कि मल्टीपल टेबल्स था, उसको उनके सारे एंट्री को जोड़ के एक बड़ा टेबल बना दिया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ रिडंडेंट डेटा आएगा ही आएगा। तो वही यहाँ बोल रहा है, डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस कर दिया हमने रिडंडेंसी इनटू अ डेटाबेस टेबल। मतलब अदर वर्ड्स में क्या है, नॉर्मलाइजेशन का जस्ट ऑपोजिट है ये। ठीक है, और एग्जांपल में यही डायग्राम मैंने बनाया कि मल्टीपल टेबल था, उसको ज्वाइन करके मैंने देखो एक बड़ा टेबल बना दिया, सारे डेटा यहाँ पर डाल दिए एक बड़ा टेबल में, जस्ट उसका ऑपोजिट है। ठीक है, बट बात आती है कि क्यों कर रहे हो ये, है ना। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि आप क्यों तोड़ रहे हो, या फिर इसको क्यों ऐसे अलग अलग टेबल में तोड़ रहे हो, या क्यों दो टेबल को जोड़ के एक बड़ा टेबल बना रहे हो, रीज़न क्या है ये सब चीज़ करने का। ठीक है, तो वो समझते हैं। तो डीनॉर्मलाइजेशन के ना कुछ फ़ायदे भी हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन से हमें फ़ायदा क्या होता है, रिडंडेंसी हट गई थी। रिडंडेंट डेटा को हमने देखो अलग टेबल में डाल दिया था यहाँ पर, है ना। तो रिडंडेंसी हट के थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया था टेबल हमारा, है ना। तो लेकिन डीनॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि फिर वापस इन्हीं दोनों टेबल को मिला के मैंने वापस से ये बड़ा टेबल बना दिया। ठीक है, तो क्यों बनाया उसका भी समझते हैं। कुछ तो फ़ायदा रहा होगा, तभी तो लोग वापस से डीनॉर्मलाइज करते होंगे। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, इम्प्रूव्ड क्वेरी परफॉर्मेंस। क्वेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई ज्वाइन वॉइन करना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, नॉर्मलाइज करने की वजह से दो अलग अलग टेबल बन गए थे और आपको कुछ ढूंढने के लिए दोनों का ज्वाइन करना पड़ रहा था। बट अगर ये बड़ा टेबल ऑलरेडी आपके पास रहता तो आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही टेबल है, इसी में सब कुछ प्रेजेंट है, इसी से निकाल लो। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा हुआ हमें डीनॉर्मलाइज करने से कि हमारा क्वेरी परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। ठीक है, नो ज्वाइन, मतलब ज्वाइन की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही टेबल में सब कुछ है। तो डीनॉर्मलाइजेशन का ये एक फ़ायदा हुआ। दूसरा क्या कि क्वेरी सिंप्लीफाइड है। ऑब्वियस सी बात है, क्वेरी बहुत सिंपल हो गई ना, क्योंकि एक ही टेबल है, जो क्वेरी आपको करना है उसी टेबल में करना है। दूसरा क्या, जॉइंस आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही टेबल है बस बड़ा सा। आपने डीनॉर्मलाइज किया, मतलब आपने क्या किया, मल्टीपल टेबल्स को मिला के एक बड़ा टेबल बना दिया, सारा इन्फॉर्मेशन इसी टेबल में है, तो आपको ज्वाइन नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। आज जो एसक्यूएल क्वेरी लिखोगे ना, वो भी बहुत सिंपल सा लिखाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं लास्ट में क्या है, रीड इंटेंसिव सिनारियोज़ में ये बेस्ट होता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे सिनारियो जिसमें रीड ऑपरेशन बहुत ज़्यादा होता हो, वैसे सिनारियो में डीनॉर्मलाइजेशन इज वेरी गुड, है ना। वैसे सिनारियो में डीनॉर्मलाइजेशन करना बहुत सही, क्योंकि रीड का मतलब क्या हुआ कि आप क्वेरी करके कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल रहे हो टेबल से, तो एक ही टेबल है ना, एक ही टेबल है और उसी में आपको एक क्वेरी चलानी है और उसी से रीड करना है। ठीक है, तो रीड इंटेंसिव जो भी सिनारियोज होते हैं, ऐसे सिनारियो जिसमें रीड ऑपरेशन ज़्यादा होते हो, उस केस में डीनॉर्मलाइजेशन बहुत सही है ना, क्योंकि क्वेरी हमारी फास्ट चलती है और हम तुरंत रीड कर सकते हैं फास्ट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। ये चीज़ ध्यान में रखना कि रीड इंटेंसिव सिनारियोज में डीनॉर्मलाइजेशन सही होता है, बेस्ट होता है। ये तो प्रोज हो गए डीनॉर्मलाइजेशन के। अब देखते हैं कॉन्स, इसकी बुराइयाँ क्या है। पहला देखते हैं, सबसे पहला क्या है, रिडंडेंसी हो जाता है ना डीनॉर्मलाइजेशन से, बहुत सारे मेमोरी वेस्ट होंगे आपके। रिडंडेंसी क्यों होगा वो अभी आपको दिखा देता हूँ। डीनॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, छोटे टेबल्स को मिला के एक बड़ा टेबल बना दिया। अब देखो रिडंडेंट डेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्लियरली, इसी में देखो दिख गया होगा आपको, ये रहा बिल्डिंग ए, बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, जो कि एचआर से रिलेटेड है, ये एचआर से रिलेटेड है, ये आईटी से रिलेटेड है। तो रिडंडेंट डेटा बहुत है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, दूसरा कौन क्या है कि भाई इनकंसिस्टेंट डेटा होने का बहुत चांसेस बढ़ जाता है। आपको रीज़न बताता हूँ। जैसे मान के चलते हैं डीनॉर्मलाइज टेबल आपका ये है ना, सारे इन्फॉर्मेशन एक ही टेबल में, तो मान के चलते हैं कि फ्यूचर में क्या हुआ, एचआर डिपार्टमेंट को ना बिल्डिंग सी में मूव कर दिया गया है, तो आपको इधर भी चेंज करना पड़ेगा और इधर भी चेंज करना पड़ेगा, और गलती से आप मिस कर गए इसको अपडेट करना, तो देखो इनकंसिस्टेंट डेटा हो गया। ये रो क्या बोल रहा है कि एचआर डिपार्टमेंट बिल्डिंग सी में है, लेकिन ये रो बोल रहा है एचआर डिपार्टमेंट बिल्डिंग ए में, ये गलत हो गया ना। आपको अपडेट अगर आपने यहाँ किया तो आपको अपडेट यहाँ भी करना पड़ेगा, हर एचआर ये वाले सेक्शन के लिए। ये एचआर है तो इधर भी बिल्डिंग सी, ये भी एचआर है तो ये भी बिल्डिंग सी होना चाहिए। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट डेटा होने का बहुत हाई चांसेस हो जाता है डीनॉर्मलाइज वाले केसेस में। ठीक है,
तो ये एक और कौन हो गया उसका। यहाँ पर मैंने वही लिखा है, सपोज यू फॉरगॉट टू अपडेट डिपार्टमेंट लोकेशन ऑफ एचआर इन सम रोज। किसी रो में अगर मिस हो गया, छूट गया, तो दिक्कत हो जाएगी। तीसरा देखते हैं, अपडेट और राइट ऑपरेशंस। देखो एक्सट्रीमली स्लो हो जाता है बिकॉज यू विल हैव टू अपडेट इन मल्टीपल प्लेसेस। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर याद है क्या था, ये एम्प्लॉय आईडी था, ये नेम था, और ये जो भी उसका प्रोफेशन था, और ये बिल्डिंग था, लोकेशन था। तो याद करो, एचआर का बिल्डिंग ए था, और यहाँ पर भी एचआर था, उसका भी बिल्डिंग ए था, और बीच में आईटी था तो बिल्डिंग बी था। तो फ्यूचर में अगर चेंज करने की बारी आए कि एचआर डिपार्टमेंट अब बिल्डिंग सी मूव कर रहा है, तो आपको इधर भी अपडेट करना पड़ रहा है और इधर भी अपडेट करना पड़ा। तो देखो मल्टीपल जगह आपको अपडेट और राइट ऑपरेशंस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्लो हो जाएगा बहुत आपका सिस्टम, है ना, एक्सट्रीमली स्लो, बिकॉज यू विल हैव टू अपडेट इन मल्टीपल प्लेसेस। ये एक दिक्कत हो गई, ठीक है। ये डिनॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा नुकसान है, ये वाला थर्ड वाला। अगर नॉर्मलाइज्ड रहता हमारा टेबल, तो देखो कितना फ़ायदा होता। अगर मान के चलते हैं फ्यूचर में एचआर डिपार्टमेंट बिल्डिंग सी में मूव कर गया, तो आपको सिर्फ इस टेबल में और बस एक जगह चेंज करना पड़ेगा, बस यहाँ पर इसमें बिल्डिंग ए को हटा के बिल्डिंग सी करना पड़ता, बस आपका सारा काम हो गया, कहीं और अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो नॉर्मलाइजेशन में ये फ़ायदा है और डी नॉर्मलाइजेशन में ये नुकसान है, हर जगह सी चेंज करना पड़ता। ठीक है, यहाँ तक दिख गया। तो देखो हर चीज़ का अपना फ़ायदा और नुकसान है। जैसे मुझे भी स्टार्टिंग में यही लग रहा था कि क्यों वापस से इन दोनों टेबल्स को जोड़कर ये बड़ा टेबल क्यों बनाया गया होगा, क्या ही दिक्कत हो रही थी उन्हें। ठीक है, तो उसके भी कुछ फ़ायदे थे। रीड इंटेंसिव ऑपरेशन में डीनॉर्मलाइज टेबल अच्छा काम करता है, लेकिन नुकसान भी है कि अपडेट देख रहे हो, मल्टीपल टाइम अपडेट करना पड़ रहा है। तो फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे कि डीनॉर्मलाइजेशन अच्छा है या नॉर्मलाइजेशन, तो वो एक ट्रिकी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, फ़ायदे और नुकसान दोनों बताने पड़ेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है। और वो टोटल आपके यूज़ केस पर डिपेंड करता है। अगर आपका रीड इंटेंसिव सर्विस है, रीड इंटेंसिव सिनारियो है, तो डीनॉर्मलाइजेशन यूज़ करो, क्योंकि वहाँ पर रीड फास्ट होता है, क्योंकि क्वेरी सिंपल होती है ना। और ये टेबल ध्यान में हमेशा रखना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कहीं पर भी नॉर्मलाइजेशन डीनॉर्मलाइजेशन पढ़ोगे, किसी भी बुक में पढ़ोगे, तो ये एग्जाम्पल ज़रूर दिया रहता है डिपार्टमेंट आईडी वाला। तो ये एग्जाम्पल अगर इंटरव्यू में ये एग्जाम्पल दोगे तो बहुत इंप्रेशन अच्छा बनेगा आपका, है ना। काफ़ी क्लियर और छोटा और सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आगे और भी वीडियोज़ में ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे और इंटरव्यू रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।